नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम आपको कई सीनियर अधिवक्ताओं से एक-एक करके मुलाकात कराएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज का पहला भाग। सर नमस्कार। साथियों, आज हम आए हैं बैरसिया के जाने माने बैरसिया क्षेत्र के अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र जी जैन साहब के पास। यहाँ हम उनसे उनके जो कानून विधि व्यवसाय है उसमें जो भी अनुभव है उनको शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बैरसिया के लगभग 150 वकीलों में से, जिनमें से लगभग 70-80 वकील प्रैक्टिशनर हैं, उनमें से मुझे चुना या मुझे ये इस लायक समझा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कानून की ही पढ़ाई क्यों चुनी है? इस व्यवसाय के प्रति कोई मोटिव तो नहीं था, लेकिन क्या था, हमारे पास जो हमारा पैतृक व्यवसाय था उसमें हमारे पिता लेन देन करते थे, तो उसमें अक्सर मुकदमेबाजी होती थी। तो बचपन से एक ध्यान में ये रहा, लेकिन उसको लक्ष्य नहीं बनाया। जब हम बीए पास कर लिया हमने, तो हमारे मामा श्री बीके जैन ये एडवोकेट थे, तो उनको देखकर या उनकी प्रेरणा से हम इस व्यवसाय में आ गए। हमारा कोई पैतृक व्यवसाय नहीं है। पैतृक व्यवसाय नहीं था आपका, आपने जनरल सामान्य सोच से। देखिए सर, कानून जो है वो तो बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांचें हैं, फिर आपको कानून की ये वाली ही शाखा क्यों पसंद आई? बात यूँ हुई कि जब मैं LLB पास करके बैरसिया आया, तो किस वकील के पास में प्रैक्टिस की जाए जूनियर से, वो चुनने का मौका मिला। तो हमारे मित्र थे जो हमारे क्लासमेट भी रहे, हमारे रिश्तेदार थे, शीलचंद जी जैन भोपाल जी, उन्होंने हमको DK वर्मा साहब, जो अपने समय के प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर थे, उनके ऑफिस में हमको अटैच किया। बिल्कुल। जब हम 2-4-8 दिन उनके साथ रहे, फिर उन्होंने पूछा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ करना है? तो हमने कहा सर हमको प्रैक्टिस बैरसिया में करना है जी। कहने लगा भाई मेरे पास तो क्रिमिनल वर्क है और बैरसिया में आपको प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ तो जनरल वर्क रहेगा, सिविल भी रहेगा, क्रिमिनल भी रहेगा, रेवेन्यू भी रहेगा, तो उसको बेटर ये है कि यदि आप सब में परफेक्ट हों तो वो अच्छा है। तो फिर हमने उनसे प्रेरणा पाके बैरसिया को अपना व्यवसायिक स्थल बनाया। जिस समय आप बैरसिया आए थे, उस समय क्या बैरसिया में कोर्ट थी या यहाँ पर व्यवसाय के लिए कोई प्रोग्रेस करने के चांस थे? नहीं, चांस तो कुछ नहीं थे। यहाँ पे एक कोर्ट थी सिर्फ, जो जिसे उस समय क्लास 2 सिविल जज कहा जाता था, और यहाँ पे बैरसिया में 15 दिन की कोर्ट थी। तो सिविल में प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल में? जब प्रैक्टिस में आए तब ऐसा कुछ नहीं था कि किस लाइन में जाना है। जैसे जैसे वर्क बढ़ता गया वैसे वैसे रुचि भी उसी ओर बढ़ती गई। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर ये लेवल लगा दिया कि सिविल के वकील हैं, जबकि हम सिविल भी करते हैं, क्रिमिनल भी करते हैं और रेवेन्यू भी करते हैं, तो तीनों ही वर्क हम करते हैं। जिस समय आपने पहली बार केस लड़ा होगा तो उस समय आपका क्या अनुभव रहा होगा? क्योंकि आजकल जब भी नए कोई वकील जाता है तो उसको डर सा महसूस होता है, तो आपने इस डर पे कैसे विजय पाई या कैसा अनुभव रहा? मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। हम और हनीफ साहब एक ही साथ बैरसिया में प्रैक्टिस करने आए, और हमारे उस समय एक गुरु थे श्री दारा शाह खान जी। तो बैरसिया में एक मर्डर हुआ बसई के रास्ते में। हमारे जो कैलाश जोशी वकील साहब हैं, उनके चाचा थे, बुद्धा उनका नाम था, बुद्धा जी, उनका मर्डर हुआ। तो हनीफ साहब ने वो केस ले लिया। अब 74 में प्रैक्टिस थी हमारी, हनीफ मियाँ हमसे 2-3 महीने सीनियर हैं। अच्छा। तो इसके बाद में उन्होंने प्रैक्टिस ली, उस केस को ले लिया। अब हमें ये डर रहे कि यार अपन वो आता जाता है नहीं, हनीफ साहब ने इतना बड़ा केस ले लिया है। हमने उनसे पूछा तुम डर नहीं लगता क्या? कोई डर नहीं लगता।
हमें डर इस बात का लगता था कि हमारी गलती से कहीं पक्षकार को नुकसान ना पहुंच जाए, मतलब उसकी नॉलेज नहीं होना विधि का, उससे नुकसान नहीं पहुंचा, ये डर लगता था। अपीयरेंस में कोई डर नहीं लगा। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने जाने में या बहस करने में, दलील करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगा। और हम ये सौभाग्यशाली हैं कि प्रैक्टिस पीरियड में स्टार्टिंग में हमें जितने भी जज साहबान मिले वो सब कोऑपरेटिव नेचर के मिले, उन्होंने हमको सपोर्ट किया बिल्कुल, इसलिए हमें डर कभी लगा रहा ही ही नहीं। आपके पास केस तो बहुत सारे आते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फैमिली मैटर आते, कभी भाई भाई का या पति पत्नी का, तो आप उन दोनों को समझाते हैं या कि सीधा केस फाइल करवा देते हैं? उसमें एक प्री लिटिगेशन करके एक व्यवस्था है, उसमें मुकदमेबाजी करने से पहले एक पक्ष न्यायालय में आता है, वकील के माध्यम से आए, और फिर न्यायालय अपनी जो पिटिशन दायर करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं उसको सामने वाले को बुलाता है। नहीं, आप पर्सनली क्या सोचते हैं कि मुझे इसका मुकदमा करवाना है या कि मैं इसको समझा के बाहर कर दूं, कि इसको केस लड़वाने में फायदा लगता है? बहुत कम होता है ऐसा तो, लेकिन बहुत उस समय स्थिति बनती है जब अपने पक्षकार के द्वारा अपन ने कोई कोर्ट में फाइल पेश करी और सामने वाला आता है, तो फिर ये प्रयास किया जाता है कि भाई ये आपका फैमिली मैटर है, परिवार का मामला है, आप सुलझ जाइए। न्यायालय भी व्यवस्था करती है, एक 89 CPC में प्रोविजन आया है कि दावा और जवाब दावे के बाद में समझौते की एक पहल की जाती है, उसमें प्रयास किया जाता है हो जाए, ये नहीं होता है तो फिर केस चलता है, फिर लड़ना ही है। लेकिन जहां तक पति पत्नी के मामले में मैंने अपने स्तर पे कई मसलों को सुलझाया है और तलाक कम कराए हैं, उनका घर जाला बसाया है। बिल्कुल, वैसे भी आप तो समाज सेवी के रूप में रहे हैं। सर, जब आपने प्रैक्टिस शुरू की होगी उस समय की प्रैक्टिस में और आज की प्रैक्टिस में तकनीकी रूप से क्या अंतर आ गया है? तकनीकी रूप से क्या अंतर, क्या बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। जब हम प्रैक्टिस में आए थे, जो कोर्ट की डायज होती थी उसमें एक पटला रहता था जिसमें हम अपनी फाइल रखते थे, और उस पटले पे एक दबात रहती थी पीतल की, वो उसमें मतलब होल बना देते थे जिसमें स्याही भरी रहती थी, और एक कलम रखने का एक स्थान बना रहता था। तो उस समय ये व्यवस्था थी, और जजमेंट्स जज हाथ से लिखता था, जो भी डिपोजिशन होता था वो हाथ से लिखा जाता था, ऑर्डर शीट हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन उसके बाद में टाइपराइटर आया, तो जैसे पुरातन काल में होता था कि महर्षि लिख रहे हैं, वो शाही के उससे पंखों से उस तरीके से लिखा जाता था। स्याही की वो आती थी टिकियां आती थी, आज का जो टेबलेट आती है ना, हाँ, इस तरह की आती थी, पानी में गलाकर घोला और उसको उसमें, तो ये सिस्टम थे। लेकिन आज बहुत अंतर आ गया है। आज तो आपके सामने जो है प्रिंटर आ गए और वो आ गया वीडियो सिस्टम आ गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपको आने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर मुलजिम जेल में है तो आप वो आ गया, या विटनेस आपका आउट ऑफ एरिया है तो उस सब का, लेकिन उसमें एक जो है, जो मैंने अनुभव किया है, वो बात सही कैच नहीं हो पाती। अच्छा, मतलब जो कहना चाहता है प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाता। वो क्या कह रहा है समझ नहीं आता, अपन क्या कह रहा है वो समझ नहीं आता। लेकिन अभी व्यवस्था कोर्ट ने करी है कि सबके सामने माइक लगा दिया। अच्छा, जैसे आपके एक माइक डिफेंस साइड रहेगा, एक अपोजिशन उसमें रहेगा प्रोसिक्यूशन साइड, एक माइक जज साहब के पास में रहेगा। तो आप उनसे बात करिए, उनके जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो भी उनके पास, वो भी डायरेक्ट आपसे बात। सुविधा बहुत उपलब्ध कराई जा रही है, और आज बहुत काम हो गया। जहां अपन टाइपराइटर कार्बन से निकाला जाता था, जी, साइकिल स्टाइल थी, लेकिन आज तो फटाफट जितने प्रिंट निकालना चाहे आप निकाल लो, समय नहीं लगता। समय की बहुत ज्यादा बचत हो गई। लेकिन आदमी बेईमान हो गया। कैसे? सबसे बड़ी बात ये कि आज आदमी जो है उसने पैसे के लिए मॉरल खत्म कर दिया। ऐसा मैं हूं, मैंने आपको जमीन बेच दी ईमानदारी से, पैसे ले लिए, जो भाव तय था वो मैंने अदा किया आपने,
और थोड़ी देर अगर आप जरा कमजोर देखे तो मैं लठ लेके पहुंच जाऊंगा और आपको जूझने नहीं दूंगा। ये मॉरल खत्म हो गया। इससे लिटिगेशन का जो दायरा है बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है, हर क्षेत्र में सिविल में बढ़ गया है। और इसमें बढ़ने से ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े में दो चीजें जो मैं इसकी बुनियाद मानता हूँ, इसमें एक है आपका रेवेन्यू और दूसरा है पुलिस। हम तो बेईमान हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं एक व्यक्ति के आधार पर बात कर रहा हूँ। हाँ, कि मुझे आपकी जमीन भड़पना है। हाँ, मेरी तो नियत खराब है। तो सबसे पहले मैं पटवारी को अपने पक्ष में करेंगे। तो पटवारी हो गया, तो जब लड़ाई होगी तो पुलिस को अपने पक्ष में करूंगा। अगर घटना दो व्यक्तियों ने की है, मैं चार को लिखवाऊंगा। तो उससे क्या रहता है कि जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी होती है वो डाउटफुल हो जाती है और उसका फायदा आखिर में जाकर मुलजिम को मिलता है। सही व्यक्ति भी सजा से वंचित हो, मतलब उसको न्याय नहीं मिल पाता। और सिद्धांत ये अपना जुडिशरी का, मतलब एक सही व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए, भले ही अपराधी छूट जाए। तो ये उसमें अब गलत है ये। आज का क्षेत्र अपन देखें तो टेक्निकली बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है कोर्ट ने भी। तो ना ये युवा लोग हैं इस प्रोफेशन में, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनको इससे कुछ फायदा मिलेगा, रोजगार में कुछ सहायता करेगा, ऐसा कुछ आप सोचते हैं या मानते हैं कि कुछ होगा फायदा? फायदा तो है भाई, ये भी एक तरीके से रोजगार है। कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो कमाने के लिए आएगा कि भाई मैं अपने परिवार का पालन पोषण इस व्यवसाय में आके कर सकूं, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा बना सकूं। लक्ष्य तो सबका रहता है। कोई व्यक्ति नौकरी में जाता है, नौकरी में काय के लिए जाता है? आर्थिक रूप से, आर्थिक संपन्न होने के लिए। लेकिन नौकरी में और इस व्यवसाय में एक बुनियादी अंतर मैं मानता हूँ, क्योंकि नौकरी में आप सिर्फ एक संस्था के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, जवाबदेही रहेगी आपकी। लेकिन इसमें आपकी जवाबदेही जो है बढ़ जाती है, पूरे समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व बनता है। आप वकील होने के साथ साथ में आपका सामाजिक दायित्व भी है। समाज आपको एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है। किसी कंपनी के मैनेजर को कंपनी के व्यक्ति पहचानेंगे। अगर वो ऑफिस से निकलेगा तो कोई सड़क पर उसको नमस्ते करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप कोर्ट से घर तक अपने जाएंगे, 10-20 लोग आपको विश करने वाले मिल जाएंगे। ये क्या? ये आपकी सामाजिक पहचान है, ये सोशल रिस्पेक्ट है। सोशल रिस्पेक्ट, और वो आपके ऊपर है। आप रेस्पेक्टेड बनना चाहते हैं कि आप डिफेक्टिव बनना चाहते हैं? तो ये है, आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को सीखना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस तो जरूरी है उसका। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में फल लगते हैं, धीरे धीरे फल लगते हैं, लेकिन जब वो फल लौटाता है तो एकदम लौटाता है समूह में। हाँ, पहले पौधा, फिर पौधे से कितने लौटाता है एकदम। गुठली जो है आम की कितने बड़े और बरसों देती है, तो ऐसे ही अपना प्रोफेशन है। तो इसमें आदमी को अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मैंने एक अनुभव किया कि व्यक्ति अपने पदीय दायित्व में भले ईमानदार ना रहा, लेकिन जब वही व्यक्ति रिजाइन करके आफ्टर रिटायरमेंट जब इस प्रोफेशन में आता है तो वो व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मेरे प्रोफेशन में कोई कदाचरण का दोष ना लग जाए। मतलब वो इतना ईमानदार हो जाता है। क्या ये बात सही है कि वकालत के जो प्रोफेशन है उसमें धैर्य की जरूरत होती है? धैर्य दोनों को चाहिए, जज को भी चाहिए और वकील को भी चाहिए। यदि आप अच्छी तैयारी करके आते हैं और चाहते हैं कि जज जो है मेरी बात को सुने, तो उसको भी धैर्य से सुनना चाहिए। अपन सुना रहे हैं, वो फाइल पलट रहा, इधर देख रहा, उधर देख रहा, तो उसमें अपना धैर्य जो है वो जो है खत्म होने लगता है। लेकिन अपन को तूफान नहीं आने देना चाहिए अपने मन में, क्योंकि कभी कभी अपन धैर्यवान नहीं रह पाते तो अपन अपनी बात को भी सही ढंग से नहीं कह पाते।
आप कहिए, बिल्कुल धैर्य से कहिए और अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। मतलब हर परिस्थिति में अपने को धैर्य का साथ नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ा। कभी कभी क्या होता है, आपका क्लाइंट भी आप पर विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। बस उसके पीछे क्या है, एक तो आपका आचरण है कि जो उसको विश्वसनीयता नहीं दे पा रहे अपन। दूसरे है कि कोर्ट की ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आप अपनी बात को कोर्ट तक पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो उसमें क्या था, क्लाइंट ये सोचता है क्या पता नहीं वकील मिल नहीं गया। आज समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता या बेईमानी इतनी बढ़ गई है कि हर व्यक्ति उसी स्तर से आके वकील का आकलन करता है। हम मॉरल वैल्यू बहुत कम हो गए हैं आजकल। तो अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि अपन ले दे के वकील जो होते हैं 100, 200, 500, 1000 होते हैं। बिल्कुल। लेकिन रोज मिलना होता है, साथ चाय पीते हैं, आपका कोई फंक्शन है या मेरा कोई फंक्शन है, एक दूसरे के जाते हैं, हंसते बोलते हैं। तो उसमें का मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रोफेशन से हट गए हैं या हमारे मॉरल से हम हट गए। ये क्लाइंट को नहीं सोचना चाहिए। भाई रिश्ते खत्म थोड़े होते हैं, हम लड़ते हैं डाइस पे, बिल्कुल अपने पक्षकार के ही लड़ते हैं, लेकिन बाद में आके ये थोड़ी होता है कि हम रोज लड़ने लेंगे, बोलेंगे किससे फिर। हाँ, ये तो वही बात है कि दो वकील आपस में लड़ रहे हैं तो पर्सनली ना लड़ते हुए सिर्फ प्रोफेशनली बहस करें। बस। युवा वकील जो आते हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं, तो मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, आप उन नए लोगों के लिए उनको कैसी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या अनुशासन का पालन करना चाहिए, उनका आप मार्गदर्शन कैसे करेंगे कि वो अपनी प्रैक्टिस आपके जैसे सफलतापूर्वक करें? आपका प्रश्न थोड़ा गंभीर है, लेकिन आज एक जो मेंटलिटी बनी है वो ये है कि जब कहीं किसी को कोई व्यवसाय करने का क्षेत्र नहीं मिलता तो वो इस ओर आता है। तो पहले तो आने वाले को ये मजबूरी का व्यवसाय इसको नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल कि हम मजबूरी है हमारे, इसलिए एलएलबी हम कर रहे हैं। एलएलबी एक बहुत ही सम्मानजनक व्यवसाय है और इसकी गरिमा उतनी ही हमको बनाए रखना है जितने हम स्वयं को भी गरिमा में बनाना चाहते हैं। रहा सवाल कि जूनियर्स को प्रैक्टिस में किस प्रकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति, वकालत में दो थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है और एक सैद्धांतिक होता है। ला की पढ़ाई हमारी सैद्धांतिक पढ़ाई है और उसको व्यवहार में लाना हमारी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस, हम भले ही हम सप्लीमेंट्री से पास हों एलएलबी में, लेकिन यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम गोल्ड मेडलिस्ट से अच्छे हैं। नहीं तो वो प्रैक्टिस कैसे अच्छी करें? प्रैक्टिस को ये है कि सबसे पहले तो समर्पण भाव से इसमें आना चाहिए कि हमें यही व्यवसाय करना है। मतलब उसको प्रैक्टिस में इतना तल्लीन होना चाहिए कि सुबह का शाम कब हो जाए पता न चले। आपका सोच सही है। ये सोच उस जूनियर को सीनियर के प्रति समर्पण सिखाता है और उसको ये बात सही, और अकेले जूनियर का दायित्व तो नहीं है ये। जूनियर को शुरू में पैसा नहीं मिलता, वो उतावला रहता है वो, तो उसको सीनियर्स को ये चाहिए कम से कम उसको पॉकेट मनी तो देना चाहिए। भले उसका अधिकार नहीं है, लेकिन जब अपने साथ सर्विस दे रहा है वो, अपन बच्चे को गोदी में खिलाते हैं तो उसको भी तो अपन चॉकलेट देते हैं, कुछ नहीं देते तो झूठा प्यार ही करते हैं, तो कम से कम उसको सपोर्ट कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। जो लोग दें नहीं दें वो मुश्किल नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपने जूनियर्स के साथ में जो किया है, मैं इस पॉलिसी को लेके या सिद्धांत को लेके चलता हूँ। ये तो आजकल तो शायद कानूनी रूप से या बार या जो भी है उसमें स्टाइफंड वगैरह दिया जाता है, ऐसी कोई नियम नहीं है क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने बार काउंसिल के माध्यम से जूनियर्स को 12,000 रुपया एक किस्त में देते हैं। अच्छा। हर बार का अपना एक फंड होता है। जैसे भोपाल बार ने, तो भोपाल में जो वकील रजिस्टर्ड हैं, वहाँ की बार के मेंबर हैं, उनको वो 2 लाख रुपए डेथ क्लेम के रूप में देते हैं। हाँ, इंश्योरेंस से शायद। एक तरीके बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जो हमारी एक संस्था है स्टेट लेवल की,
वो संस्था भी 2 लाख रुपए के करीब डेथ क्लेम के रूप में देती है। बैरसिया बार भी अपने साथियों को बीमारी वगैरह में 10,000 रुपए तक का मदद, जो भी आर्थिक मदद होती है वो करते हैं, देती है पर केस। तो ये अभी ऐसा चल रहा है, और मेरे मकसद ये भी है इसमें कि इसका कोई ऐसा फंड बने जो सिर्फ इसी पर्पज का हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो वकील योगदान देना चाहे दें, ना दें ना सही, लेकिन हम अब जिस संस्था ने हमें गौरवान्वित किया है उस संस्था के सदस्यों के प्रति हमारा कोई मॉरल बनता है, नहीं बनता। तो कुछ लौटाएं हम भी अपनी तरह, कि हमें सम्मान तो संस्था से मिली है, बिल्कुल, व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। और मुझे जो बैरसिया बार ने दिया मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं मिला। बिल्कुल सर, मैं आभारी हूँ। कभी कभी मन होता है छोड़ दूं इसको, लेकिन मन जो कहता है नहीं, गलत निर्णय है। बैरसिया में तो वैसे ही आप जानी पहचानी हस्ती हुई है, बार बहुत सपोर्ट करती है, और हमको जूनियर्स को भी सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और कोई भी कमेंट ऐसा ना करो, अगर मान लो गलती सबसे होती है, बिल्कुल हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है, भले ही हम सीनियर हो गए, लेकिन कई हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचती हो या आप उसको उचित ना समझें, तो उसमें कोई हमारा उद्देश्य ही नहीं रहता। जैसे माँ का उद्देश्य बेटे को मारना नहीं है, बल्कि उसको सिखाने के लिए कुछ दंड देना है। तो हमारी नाराजगी जो है अगर जूनियर्स पे होती है तो उसके पीछे हमारा कोई ये मकसद नहीं रहता कि हम इसको अपमानित करें, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे एक कहावत है ना, वो हमारे वो कुम्हार वाली, जी जी, गुरु और सिख कुम्हार का जो रिश्ता है कि धीरे धीरे चोट मारता और उसको एक आकार बन के आ जाता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा जो जूनियर है, लोग कहेंगे उसको फला का जूनियर है, तो उसमें उसकी योग्यता तो बढ़ती है कि हमारा भी सम्मान, नाम होता है। और पैसे के लिए नहीं लड़ना चाहिए, पैसा तो आता है। एक चीज और है, आपने देखा होगा, अब तो बंद हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी था, सेशन ट्रायल में एक गाउन होता था वकील का, जी, जो आजकल पिक्चरों में अपन देखते थे, हाई कोर्ट में चलता है। हाँ, तो उसमें जेब नहीं होती। अच्छा। उसमें पीछे एक एक कट रहता है पीठ के ऊपर, जी, तो उसमें क्लाइंट अपनी स्वेच्छा से राशि डाल देता। तो ये पहले ऐसा होता था? अच्छा, तय नहीं होता था, क्योंकि वकालत जो है उसको भले ही इसको व्यवसाय के तौर पे ले लिया गया है, लेकिन सही अर्थों में ये सेवा भावी जो है उपक्रम कह लो या सेवा भावी संस्था है, व्यवसाय, जहाँ से लोगों को न्याय मिल सके, जिसको मतलब आर्थिक रूप से कोई हानि ना हो और बगैर उसके अपने को न्याय प्राप्त हो सके। और मैंने एक निष्कर्ष लिया है कि आपके बारे में आपका पक्षकार क्या राय रखता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, उनको उदाहरण देता हूँ जी, कि यदि आपके बारे में आपके पक्षकार की राय अच्छी है, भले ही मुकदमा लड़ रहा हो उस समय और मुकदमा खत्म होने के बाद भी, तो मैंने एक लाइन बनाई है अपनी कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपका परिचित क्लाइंट आपको दिख गया, तो आप उससे नजरअंदाज हो जाइए। यदि वो वास्तव में आपसे प्यार करता है तो वो आपसे कहेगा वकील साहब नमस्ते, नमस्कार। तो ये आपकी उपलब्धि है, उस पक्षकार के प्रति आपने क्या रिश्ता बनाया है मुकदमे के दौरान या उससे हटके भी, तो वो आपका सम्मान है, ये आपकी परीक्षा है। वहीं से सोशल रिस्पेक्ट शुरू होता है। सर, ये इस एपिसोड का आखिरी सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मेरा ये है कि हमारी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी मतदाताओं को या अपने समर्थकों की फौज बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे हम वकील भी चाहते हैं कि हमारी समाज भी बढ़े और अच्छे लोग उसमें आए, ताकि जिससे, देखिए एक चीज होता हूं मैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितना योगदान वकीलों का रहा है उतना किसी अन्य का नहीं रहा। गांधी जी को ले लो, नेहरू जी को ले लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ले लो, ये सब बैरिस्टर थे।
अपने महामहिम राष्ट्रपति अपने भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, शर्मा, वो भी एडवोकेट। तो आज जो है जैसे हम हैं, हमको उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जल्दी मोबाइल से क्या जजमेंट हुआ आपने फटाक से उसको निकाल लिया, हम नहीं निकाल पाते। तो यदि ये नए लड़के आएंगे तो जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो अपने पक्षकार की ओर से न्यायालय के समक्ष रख सकेंगे और उसको जल्दी न्याय मिलेगा। तो इसलिए नए लोगों को आना चाहिए, नई टेक्निक से आना चाहिए, लेकिन धैर्य से आना चाहिए। हाँ, ये जो पेंडेंसी बढ़ रही है वो नए लोग आएंगे तो वो जल्दी कम होगी। न्यायालय ने, सरकार ने जजों की संख्या भी बढ़ाई। हम जब आए थे बैरसिया में 1 कोर्ट थी और 15 दिन की थी, आज बैरसिया में 5-6 कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ये क्या है, उपलब्धि है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखी हमारी सीरीज। उम्मीद है आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द नए भाग में फिर किसी नए अधिवक्ता के साथ हम दोबारा उपस्थित होते हैं। नमस्कार।